नमस्कार मित्रों, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। कल हमने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपने संविधान के भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 151 तक वर्णित है। तो आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों बनाया? तो ये बात है कि हमारे संविधान निर्माता हमें बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन देश की उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो हमें दे पाए। देश आर्थिक रूप से कमजोर था, अभी तुरंत आजाद हुआ था। देश में खाद्य उत्पादन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, उसकी भी मुश्किलें थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं में एक एडवाइजर BN राव हुए। उन्होंने कहा कि हमें अपने जनता के अधिकारों को दो भागों में बांट देना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट्स और एक DPSP, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, समझिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के अंतर के बारे में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर सरकार राज्य आपको देने में समर्थ नहीं है तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, या कोर्ट में उसके खिलाफ आप मामला याचिका दायर नहीं कर सकते। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स आपको राज्य ने देने में असमर्थ रही तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित है। बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने भाग 4 को आयरलैंड के संविधान से लाया था। और याद रखिए, आयरलैंड के संविधान में भी इसे कहीं से लाया गया था। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लाया था। ये सबसे पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्पेन के संविधान में आया था। BR अम्बेडकर डिस्क्राइब्स एज नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। BR अम्बेडकर ने जब DPSP को ड्राफ्टिंग कमेटी के, चूंकि वो मेंबर थे, तो कोई भी कमेटी जब कोई भी सिफारिश करती थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के पास वो जरूर जाती थी। तो उसे नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, इसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण अंग बताया। ऑस्टिन एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए पॉलिटिकल साइंस के। उन्होंने एक किताब भी लिखी। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि DPSP इज द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। उन्होंने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अंतरात्मा बताया है। अब चलिए, अब हम लोग कुछ DPSP देखिए। DPSP 2 मॉडल पर आधारित है, एक सोशलिस्ट मॉडल और एक गांधीयन मॉडल। अब जिसमें कौन से आर्टिकल्स किस मॉडल में आती है, पहले हम आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं ध्यान से, उसके बाद फिर हम इसे बांट लेंगे। तो आर्टिकल 36 में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में भी आपने देखा था। हाँ, और फंडामेंटल राइट्स में मैंने एक चीज आपको उस दिन नहीं बताया था, मेरे दिमाग से उतर गया था, इसलिए मैं आपको नहीं बताया, आज बता दे रहा हूं। आर्टिकल 14 की जब हम चर्चा करते हैं तो राइट्स टू इक्वलिटी, जो देश में समानता की अधिकार देता है, तो उसमें राष्ट्रपति और गवर्नर साहब उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति और गवर्नर साहब को सजा माफ करने का अधिकार है। तो अगर मान लिए कि उन्हें सजा दी गई तो खुद माफ कर लेंगे। राष्ट्रपति साहब आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की छूट है। क्षमादान किसी की फांसी को माफ कर सकते हैं। 5 तरह के होते हैं, वो हम लोग प्रेसिडेंट, जब अगले चैप्टर में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वहीं गवर्नर भी अपने सजा को माफ कर सकते हैं, इसलिए उन पर, राष्ट्रपति साहब और गवर्नर साहब पर कोई भी केस नहीं हो सकता है। क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है, सिविल केस उन पर भी हो सकता है। अब सिविल केस और क्रिमिनल केस में यहाँ पर छोटा सा मैं अंतर बता दे रहा हूं। आपको सिविल कोर्ट जो है वो आपको कोई भी फिजिकल सजा नहीं दे सकता है, लेकिन आपको क्रिमिनल कोर्ट फिजिकल सजा दे सकता है। और जितने भी कमीशन हुए, वुमेन कमीशन, ये सब के अध्यक्ष को वही पावर रहता है जो एक सिविल कोर्ट के जज को होता है। अब हम लोग बाकी इसके बारे में डिटेल चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि DPSP में जो भी लिखा हुआ है, जितने भी अधिकारों का वर्णन है, अगर वो राज्य द्वारा आपको प्रदान नहीं की जाती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये जवाबदेही इसके लिए सरकार नहीं है। लेकिन हाँ, BR अम्बेडकर साहब ने यह जरूर कहा था
कि अगर सरकार जब भी अगले मान लिए कि 2019 में चुनाव हुआ, तो 2024 में जब नरेंद्र मोदी वोट मांगने जनता के समक्ष जाएंगे तो उन्हें यह बताना होगा कि डीपीएसपी में वर्णित सारे आर्टिकल्स को वो क्यों नहीं पूरा कर पाए और क्या कारण थी, और कब अगर उनके अगले इलेक्शन में सरकार बनेगी तो क्या वो पूरा कर पाएंगे या नहीं। अब देखिए आर्टिकल 38 में कह रहा है स्टेट टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। स्टेट जब भी कोई भी निर्णय लेगी, कोई भी कानून बनाएगी तो वो वेलफेयर ऑफ पीपल, गरीब लोगों के हितों की रक्षा, शोषित वर्गों के हितों की रक्षा करके ही लेगी। 40 विलेज पंचायत। अब देखिए विलेज पंचायत को क्यों डीपीएसपी में रखा गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बापू का निधन 30 जनवरी 1948 को हो गया था। तब तक संविधान हमारा पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो महात्मा गांधी यह चाहते थे कि विलेज पंचायती राज सिस्टम को उसी समय संविधान में ला दिया जाए, और अगर संविधान बनने तक महात्मा गांधी हमारे बापू जिंदा होते तो बेशक ये शायद आज हमारा संविधान बिल्कुल पूरी तरह अलग होता। विलेज पंचायत जो बाद में लाया गया, आज तो पूरे देश में संविधान विलेज पंचायती राज सिस्टम चलता है, सिवाय दिल्ली में नहीं। पंचायती राज सिस्टम अभी तक दिल्ली में लागू नहीं हुआ है। राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज सिस्टम को लागू कर दिया गया था, लेकिन बीआर अम्बेडकर चाहते थे कि पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं हो पाए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर पंचायती राज सिस्टम लागू हो जाता है तो फिर उन्हें दलितों को, शोषित वर्गों को फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। तो इसे बाद में लागू, तो दोनों के सहमति पर इसे डीपीएसपी में ले आया गया। जो स्टेट चाहे, जो राज्य चाहे वो पंचायती राज सिस्टम को अपने देश में, अपने राज्य में लागू कर सकता है, और जो नहीं चाहे वो नहीं लागू कर सकता है। ये इनफोर्सिएबल नहीं है। अब 43 में लिविंग वेज की बात की गई। जैसे कि उसमें बात किया गया कि एक फिक्स मिनिमम वेज दिया जाएगा, और इसके तहत अभी हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बहुत सारे कानून बनाए हैं। इसके बाद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, समान नागरिकता कानून। जैसे देखिए अभी हमारे देश में क्रिमिनल केस की बात करें तो वो सभी के लिए एक है, हिंदू के लिए भी एक है। अगर आप मर्डर कीजिएगा तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आपको सिर्फ एक सजा मिलेगी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो सभी धर्मों के लिए अभी हमारे देश में अलग कानून चलती है। जैसे देखिए हिंदू में तलाक, आप एक ही शादी कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में आप 4 शादी करने की अनुमति है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे बार कई केसों में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सजा गैर कानूनी बताया है, लेकिन अभी भी इसकी इजाजत देती है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में और कुछ चर्चा करते हैं। तो जैसे देखिए मुस्लिम ट्रिपल तलाक की है, तो ट्रिपल तलाक में देखिए अभी सिर्फ ट्रिपल तलाक, लोगों का कहना है कि ट्रिपल तलाक बैन हो गया, तो ट्रिपल तलाक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से बैन हो गया है, ट्रिपल तलाक नहीं बैन हुआ है। ट्रिपल तलाक 7 तरह से ट्रिपल तलाक होता है, तलाक हसन, तलाक बिद्दत, उसके बाद और भी है जिसमें एक तलाक, 7 में से एक तलाक ऐसा है जिसमें महिला पुरुष को तलाक दे सकती है, बाकी 6 कानून में पुरुष महिला को दे सकता है। तो जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो वो सिर्फ बैन हुआ है। तलाक हसन जो 30 दिन में 3 बार करके दिया जाता है वो अभी भी लागू है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान निर्माताओं ने कहा था कि सही वक्त आने पर केंद्र सरकार यह पूरी कोशिश करेगी कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। जैसा कि मोदी सरकार कोशिश भी कर रही है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। आर्टिकल 45 कहती है अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसे स्त्री प्रसूति सहायता। आज देख रहे केंद्र सरकार ने हर गर्भवती महिला को 6-6 हजार रुपए देने का जो ऐलान किया था वो डीपीएसपी के तहत ही किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट